बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बॉटनी सॉल्यूशन के चैनल में आज मैं आपको सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 6 की कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर करूँगी, जिसमें हम कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ सेक्शन 2 के क्रोमोसोम एंड डीएनए जो है वो कुछ हमने थोड़ा सा डिस्कस किए थे, कुछ टॉपिक्स। तो आज मैं इसके इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने क्रोमोसोम क्या होते हैं, इनको कैसे डिस्कवर्ड किया गया और हर मुख्तलिफ़ लिविंग ऑर्गेनिज़म के क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। ये यहाँ तक हमने डिस्कवर कर लिया था, डिस्कवर नहीं कर दिया था, हमने स्टडी कर दिया था और बच्चों को, स्टूडेंट्स को यहाँ तक की नॉलेज दे दी थी। अब जो है ये जो पैराग्राफ है, आज हम पढ़ेंगे थोड़ी सी डिटेल के बारे में और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। अब यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ है पेज नंबर 144 पे, उस पर लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम कैन ओनली बी सीन व्हेन सेल्स आर डिवाइडिंग। क्रोमोसोम जो हैं वो हमेशा उस वक्त नज़र आते हैं जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, सेल डिवीज़न पे होता है। इधर वो माइटोसिस पे है या वो मियोसिस पे है। हमेशा क्रोमोसोम उस वक्त नज़र आएंगे जब सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे होंगे। इसके अलावा आपको इंटरफेस में कभी भी क्रोमोसोम विजिबल हालत में नज़र नहीं आएगा। इन मैच्योर सेल ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 वेरी थिन थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमेटिड्स। मैच्योर सेल्स में जो पूरे हर तरह से ग्रोथ के पीक पे पहुंच चुके होते हैं, उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है, हर क्रोमोसोम जो है वो उसके 2 थ्रेड्स होते हैं, बहुत बारीक थिन थ्रेड्स पे कंसिस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। दे शेयर अ कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कॉल्ड सेंट्रोमियर। ये और जो 2 थिन थ्रेड्स हैं जिनको हम आर्म्स भी कहते हैं, ये एक कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को शेयर करते हैं, जिससे सेंट्रोमियर का नाम दिया जाता है। अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो ये आपको हमेशा जब सेल्स डिवाइड हो रहे होंगे उस वक्त नज़र आएंगे, और मैच्योर सेल में ये जो हर क्रोमोसोम है उसमें कंसिस्ट करता है वो 2 थिन थ्रेड्स पे, और कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है। अगर आपको मैच्योर सेल के क्रोमोसोम देखने हैं तो एक थिन थ्रेड की क्रोमेटिड ये रहा, दूसरा ये रहा, ये ऐसे होगा, ये क्रोमेटिड पूरा, ये क्रोमेटिड, और ये कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। या आपको क्रोमोसोम इस तरह का नज़र आएगा। ये दोनों क्रोमेटिड्स इस सेंट्रोमियर के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं, सही है। इसके बाद है इट इज़ अ स्मॉल स्फेरिकल जोन ऑन दी क्रोमोसोम। ये जो सेंट्रोमियर है ये स्मॉल स्फेरिकल जोन है। ये जो सेंट्रोमियर है ये छोटा सा है, स्फेरिकल है, और ये क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है। ये एक जोन है, ये एक रीजन है, ये इलाका है जो स्मॉल है, स्फेरिकल है और क्रोमोसोम में मौजूद है। It is a small spherical zone on the chromosome. Within centromere, a disc shape. It is a small spherical zone on the chromosome. Within centromere, a disc shape protein. सेंट्रोमियर के अंदर जो मैंने अभी आपको समझाया था, एक डिस्क शेप प्रोटीन मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर जो है वो ग्रीक वर्ड है,
ग्रीक यूनानी को कहते हैं, जिसमें काइनेटोस का मतलब होता है पुटिंग इन मोशन और कोर का मतलब होता है क्रोमोसोम। कोर का मतलब होता है कोरस या क्रोमोसोम। अब ये आपको कैसे समझाएंगे? ये हमारे पास क्रोमोसोम है और उसे थोड़ा सा ऐसे रख देते हैं। इस सेंट्रोमियर के अंदर ये जो आपको नज़र आ रही है, ऐसा ही है ना, ये मैंने बड़ा करके समझाने के लिए बना रही हूँ। इस सेंट्रोमियर के अंदर ये क्रोमेटिड है और ये सेंट्रोमियर है। इसके अंदर एक प्रोटीन की बनी हुई डिस्क है जिसे हम कहते हैं काइनेटो कोर। काइनेटो का मतलब है पुटिंग इन मोशन और कोर का मतलब होता है क्रोमोसोम। ये एक ऐसी डिस्क है जो क्रोमोसोम को मूव करवाती है। अब आप कहेंगे मिस ये क्रोमोसोम को कहाँ मूव करवाती है? तो आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब सेल डिवीज़न पे होता है, सेल जब डिवीज़न पे होता है माइटोसिस पे, तो अगर 46 क्रोमोसोम है मदर सेल में तो 46 ही डॉटर में जाते हैं। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। मदर में जितने, पेरेंट में जितने होंगे उतने ही डॉटर में होंगे। पेरेंट सेल में जितने होंगे उतने ही डॉटर सेल में होंगे। ये पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल। 46 क्रोमोसोम पेरेंट में है तो 46 ही डॉटर में होंगे। तो ये जो पेरेंट है यहाँ से मूव करके क्रोमोसोम जाएगा ना डॉटर सेल में। तो ये जो क्रोमोसोम को मूव करवाने का प्रोसेस है ये कौन करवाता है? काइनेटोकोर। अब कैसे करवाता है देखें। अब ये एक सेल है, इसके अंदर स्पिंडल फाइबर बने हुए हैं। स्पिंडल फाइबर माइटोसिस का मेटाफेज है। माइटोसिस के मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे आके अरेंज हो गए हैं और ये जो स्पिंडल फाइबर है ये सेंट्रोमियर के साथ अटैच हुए हुए हैं थ्रू काइनेटोकोर। अब ये जो काइनेटोकोर है ना ये स्पिंडल फाइबर को मूव करवाएगा। जो काइनेटोकोर है इसकी मदद से स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे और फिर जब ये पुल होंगे अपने अपने पोल की तरफ तो एक क्रोमोसोम जो है वो का एक क्रोमेटिड एक तरफ चला जाएगा और दूसरे क्रोमोसोम का क्रोमेटिड दूसरी तरफ, दूसरी पोल की तरफ चला जाएगा। और ये क्रोमेटिड अब कैसे बिहेव करेंगे? क्रोमोसोम के तौर पे बिहेव करेंगे। तो 46 क्रोमोसोम पेरेंट में चले जाएंगे, 46 क्रोमेटिड एक तरफ चले जाएंगे और 46 क्रोमेटिड एक तरफ चले जाएंगे। तो ये जो क्रोमोसोम की मूवमेंट हो रही है, क्रोमेटिड की मूवमेंट हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि काइनेटोकोर के ज़रिए, जो काइनेटोकोर है इसके ज़रिए स्पिंडल फाइबर जुड़ रहा है जो फिर क्रोमोसोम को 2 डॉटर सेल्स में ले जाने का जिम्मेदार है। ये फिर क्या बन जाएंगे? एक सेल में एक क्रोमेटिड चला गया, दूसरे सेल में दूसरा क्रोमेटिड चला गया। अब ये जो पहले तो एक ही क्रोमोसोम था, अब लेकिन अब हर उसके अंदर, चलें ये वाला भी लगा लेते हैं, ये भी चला गया। तो ये दोनों क्रोमेटिड अलग अलग सेल में आ गए। तो क्रोमोसोम जो मूव हो गए डॉटर सेल्स में गए हैं वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ काइनेटोकोर एंड दिस काइनेटोकोर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन सेपरेट cells or in 2 separate daughter cells with the help of spindle fiber. Kinetochore, Greek kinetokos, putting in motion, or course means chromosome, is present to which the spindle fibers attach during cell division. Centromere has a functional relation
टू द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर का एक फंक्शनल रिलेशन है क्रोमोसोम की मूवमेंट में, क्योंकि सेंट्रोमियर के अंदर ही काइनेटोकोर है। द क्रोमोसोम इज सीन एज एन एक्सट्रीमली थिन थ्रेड कॉल्ड क्रोमोनीमा एट द बिगिनिंग ऑफ लैप्टोटीन, अ सब स्टेज ऑफ मियोसिस। अब इस चीज़ को कैसे समझेंगे? क्रोमोसोम जब डिवाइड हो रहा है तो वो क्रोमोसोम है, लेकिन जब क्रोमोसोम डिवीज़न हो रही है क्रोमोसोम की, लेकिन वो इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें थिक फॉर्म में पूरा प्रॉपर नहीं दिख रहा, कंडेंस फॉर्म में नहीं दिख रहा। जब क्रोमोसोम को हम कहते हैं क्रोमोनीमा, क्रोमोनीमा ऐसा ये क्रोमोसोम क्रोमोनीमा की फॉर्म में कब दिखेगा? मियोसिस के, जब सेल मियोसिस, सिर्फ मियोसिस जब हो रही होगी जब दिखेगा। और मियोसिस का सब स्टेज होता है लैप्टोटीन। लैप्टोटीन में ये आपको ऐसे दिखेगा। लैप्टोटीन में क्रोमोसोम नहीं कहलाएगा, बहुत ज़्यादा थिन होगा, एक्सट्रीमली थिन अपेंडेजेस होगा, तो हम उसे कहेंगे क्रोमोनीमा। At the beginning of lactotin, a substage of meiosis। सबस्टेज ऑफ मियोसिस का होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज के फर्दर सब स्टेजेस होते हैं 5, जिसमें फर्स्ट वन इज लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। सही है कि इन मैनी स्पीशीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ में आपको पता होगा स्पीशीज कहते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरबीट विद ईच अदर इज कॉल्ड स्पीशीज। द क्रोमोनिमेटा, सिंगुलर क्रोमोनीमा, कह रहे हैं बहुत सारी स्पीशीज़ में जो क्रोमोनीमा है एग्जिबिट डीपर स्टेनिंग रीजन अलोंग देयर लेंथ गिविंग द थ्रेड्स द अपीयरेंस ऑफ स्ट्रिंग्स of beads। these intensely staining areas are chromomeres। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो आपको क्रोमोनीमा नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको क्रोमोनीमा नज़र आ रहे हैं जिसमें सिंगुलर क्रोमोनीमा है और प्लूरल क्रोमोनिमेटा है, इसमें डीपर अलॉन्ग इट लेंथ डीपर स्टेनिंग रीजन होते हैं। ये डीपर स्टेनिंग रीजन होते हैं। इन डीपर स्टेनिंग रीजन को क्या कहते हैं? क्रोमोमियर्स। इन क्रोमोमियर्स के ज़रिए क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, इनके ज़रिए क्रॉसिंग ओवर होती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। The two chromatids of the same chromosome are called sister chromatids, and chromatids of two different homologous chromosomes are called non-sister chromatids. The length of a chromosome from centromere to its terminal end is called arm of the centromere.
ये दोनों जो क्रोमोसोम के आपको क्रोमेटिड नज़र आ रहे हैं, ये हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये भी आपस में एक दूसरे के क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये आपस में जो हैं ये क्या है, नॉन सिस्टर। यहाँ से लेकर सेंट्रोमियर से यहाँ तक का टर्मिनल एंड तक ये कहलाता है आर्म। ये इसका आर्म है, ये एक आर्म, ये दूसरा आर्म। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम अमूमन कितने टाइप के होते हैं किसी भी सेल में, पोजीशन के हिसाब से 4 टाइप्स के, 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे दिखती है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर किस जगह पे लोकेट कर रहा है क्रोमोसोम में, उसके लिहाज से क्रोमोसोम के 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो होता है वो दोनों आर्म जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल पोजीशन के। ये वी शेप भी होता है, ऐसे नज़र आ रहा है ना वी शेप। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन का है सेंटर में। दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, जो सेंट्रोमियर होता है उसकी पोजीशन सेंटर में नहीं होती, थोड़ा सा एक आर्म जो होता है छोटा होता है और एक आर्म जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आर्म थोड़ा एल शेप भी कहते हैं। फिर होता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में एक आर्म काफ़ी छोटा होता है और एक आर्म बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और टीलोसेंट्रिक में एक आर्म होता ही नहीं है, इतना छोटा, बस सेंट्रोमियर होता है, बस एक ही आर्म होता है। तो ये 4 टाइप्स के क्रोमोसोम, ये फर्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ा दिए गए। अब हम बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल अपेयर इन अ पेयर्ड सेट। किसी भी इंडिविजुअल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे अपेयर हुए हुए होते हैं, पेयर्ड की फॉर्म में, जोड़े की फॉर्म में। एक जो पूरा पेयर सेट आता है, सेट बनता है ना 2 की मदद से, तो एक सेट जो आ रहा होता है वो फीमेल से आ रहा होता है और एक सेट जो आ रहा होता है मेल से, और जिसकी वजह से एक सेट बन जाता है पेयर्ड की फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। सच पेयर्ड सेट्स, द होमोलोगस क्रोमोसोम कंटेन बोथ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मेंबर्स विद सेम सेट्स ऑफ जीन्स। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, बहुत ईजी है समझना।
क्रोमोसोम जो मौजूद होते हैं ना किसी भी इंडिविजुअल में, वो ऐसे पेयर की फॉर्म में होता है। जब मियोसिस हो रहा होता है ना, तो ये पेयर्ड, हर क्रोमोसोम आपको पेयर की फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। मियोसिस की बात कर रही हूँ, डिप्लोटीन में, ताकि क्या हो जाए, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाए। वैसे नहीं ऐसे पेयर बने हुए होते किसी भी सेल में, लेकिन जब सेल मियोसिस के डिप्लोटीन पे प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में होता है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकोनोसिस, तो सिमिलर सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ढूंढते हैं एक दूसरे को, और फिर ढूंढने के बाद पेयर बना लेते हैं। अब पेयर बनाने के बाद ये जो है ना, अगर 46 है तो 46 में से हमारे पास 44 जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, और जो 2 होते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब ये जो 46 हैं, इसमें से 44 है, इसका मतलब है 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं, और 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का है। अब ये जो 22 पेयर्स हैं, 22 जो जोड़े हैं, इनमें से एक जोड़ा समझा देती हूँ। ये एक जोड़ा जो बना रही हूँ, एक आया है मेल से और एक आया है फीमेल से। सेम मॉर्फोलॉजी के साथ आया है, ऐसा नहीं है कि एक क्रोमोसोम बड़ा है एक क्रोमोसोम छोटा है, सेम मॉर्फोलॉजी होगी, सेम लेंथ होगी, सेम, अगर मेटासेंट्रिक हैं तो दोनों मेटासेंट्रिक होंगे, जिस मुकाम पे सेंट्रोमियर लगा हुआ है इसमें, और सेम सेट ऑफ जीन्स होंगे। जितने जीन्स, करेक्टर्स के जीन्स ये इसके पास हैं, उतने ही करेक्टर्स के जीन्स इसके पास होंगे। ये नहीं है कि इसके पास हेयर का जीन है तो इसके पास हेयर का जीन नहीं है। जहाँ पे हेयर का जीन मौजूद है, सेम सेट ऑफ जीन इसके पास मौजूद होंगे। ग्रोथ किसी हार्मोन का है, किसी अमाइनो एसिड का है, तो इसके पास भी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो इसका होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होगा। सेम सेट्स ऑफ जीन्स, इसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जो मेल और फीमेल में मौजूद होते हैं। और उन जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, उन जो इंडिविजुअल होता है उसमें से, उस होमोलोगस क्रोमोसोम के जो जोड़ा होता है उसका एक मेंबर उसने अपनी मदर से इनहेरेंट किया हुआ होता है और एक मेंबर उसने अपने फादर से इनहेरेंट किया हुआ होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईजीली। अब आ जाते हैं हम ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम पर। ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम, पेज नंबर 144-5। क्रोमोसोम विच आर सिमिलर इन मेल एंड फीमेल्स ऑफ सेम स्पीशी, किसी भी सेम स्पीशी, जैसे ह्यूमन बींग्स, आपको क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे बिल्कुल, जो मेल में क्रोमोसोम है वही फीमेल में मौजूद है, उसको हम कहते हैं ऑटोसोम। और वो क्रोमोसोम जो उनमें डिफरेंट नज़र आ रहा है उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सिंपल, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम्स है, और जो डिफरेंट है मॉर्फोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, जीन्स के सेट में, पैटर्न में, पैटर्न हर चीज़ में, बेंडिंग में, मैचिंग में, तो उसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। नॉर्मली ईच इंडिविजुअल पजेज अ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, हर इंडिविजुअल के पास एक पेयर होता है, सिर्फ एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, अमूमन ज़्यादातर। विच आर डिजिग्नेटेड एज एक्स एंड वाई, जिसको हम एक्स और वाई कहते हैं। मेल के पास मेल जो है वो, अगर किसी की जेंडर फीमेल है तो वो एक्स एक्स होगा, और किसी की जेंडर मेल है तो वो एक्स वाई होगा। द मेल पजेज एक्स वाई एंड द फीमेल पजेज एक्स एक्स क्रोमोसोम, बट इन सम एनिमल्स द पोजीशन इज रिवर्स्ड, मज, बर्ड्स एंड सम फिशेस। बहुत ईजी है, अभी ये समझा चुकी हूँ। 22 पेयर्स ऑटोसोम के हैं, 1 सेक्स क्रोमोसोम का है। वो जो 1 पेयर है उसको हम कहते हैं एक्स वाई। फीमेल होगी तो एक्स एक्स होगा, और मेल होगा तो एक्स वाई होगा। लेकिन कुछ रिवर्स हो जाती है कंडीशन मर्ज में। मर्ज किसे कहते हैं?
आपने पतंगे देखे? पतंगे में, बर्ड्स में और फिशेस में क्या हो जाता है, मेल जो होता है वो XX होता है और जो फीमेल होती है वो XY होती है। कन्फ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पे ZZ कर देते हैं और यहाँ पे ZW कर देते हैं। Y जो है वो डिनोट हो रहा है W से और X जो है वो Z से, यहाँ पे ZZ। आया समझ में? बस यही बुक में लिखा हुआ है। इन दैम इट इज़ द फीमेल विच पजेज अ पेयर ऑफ अनलाइक क्रोमोसोम। इनके अंदर जो फीमेल होती है, मर्स में, बर्ड्स में और फिशेज में, उनके पास अनलाइक होते हैं और मेल जो होता है उसके पास लाइक होता है। टू अवॉइड द कन्फ्यूजन द सेक्स क्रोमोसोम इन सच एनिमल्स इज कॉल्ड Z इंस्टीड ऑफ द X एंड द अदर मेंबर इज कॉल्ड W. Thus the genetic constitution is female is ZW and the male is ZZ. सही है? अब कैरियोटाइप क्या है? किसी भी इंडिविजुअल में क्रोमोसोम की जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है उसको हम कहते हैं कैरियोटाइप। किसी भी इंडिविजुअल के सेल में जो उसकी क्रोमोसोम अरेंज हुए होते हैं जिस भी पैटर्न से, उसको हम कहते हैं उस इंडिविजुअल का कैरियोटाइप। विच में डिफ़र ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़। जो जाहिर है कि ऑब्वियसली डिफरेंट होगा डिफरेंट स्पीशीज़ में। अगर एक स्पीशी का कैरियोटाइप इस पैटर्न का है तो दूसरी बर्ड्स का इस पैटर्न का नहीं होगा। और समटाइम्स इवन बिटवीन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के भी कैरियोटाइप डिफरेंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्पीशीज़ की ही बात करें कि बर्ड्स का मैमल्स की तरह नहीं हो सकता। अगर मेरा कोई कैरियोटाइप है तो वो ज़रूरी नहीं है कि किसी और इंडिविजुअल का भी कैरियोटाइप वही हो। Karyotype of individual are often determined to detect genetic abnormalities such as those arising from extra or lost chromosome. जो कैरियोटाइप है उसकी मदद से हम जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ मालूम कर सकते हैं। किसी भी इंडिविजुअल का कैरियोटाइप जब हम मालूम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उस इंडिविजुअल में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है, वो मेंटली रिटार्ड हो रहा है या कोई उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है या कोई फंक्शन अमाइनो एसिड सही नहीं बन रहा है या उसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही, तो सेल्स का कैरियोटाइप देख लिया जाता है तो पता चल जाता है कि कोई क्रोमोसोम पर्टिकुलर अरेंजमेंट देख रहे हैं ना क्रोमोसोम का, अब इसमें पता चल रहा है ये सही है क्रोमोसोम, ये सही है, ये सही। अगर तीसरे नंबर वाले क्रोमोसोम का जो जोड़ा है उसमें से एक क्रोमोसोम ही मिस हो जाए या एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आके यहाँ पे लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। दैट्स वाई वो जो इंडिविजुअल है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। कैरियोटाइप क्यों करवाया जाता है? कोई एबनॉर्मेलिटी बाय बर्थ, कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही है, ग्रो सही नहीं हो रही है, बच्चा सही मेंटली ग्रो नहीं कर रहा है, फिजिकली ग्रो नहीं कर रहा, तो कैरियोटाइप मालूम कर लिया जाता है। कैरियोटाइप मालूम कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि जीन, कहीं से जीन तो मिस नहीं हो रहा है क्रोमोसोम में, कोई टुकड़ा तो नहीं टूट गया क्रोमोसोम का, कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके जोड़े के साथ अटैच तो नहीं हो गया, ट्राइसोमी तो नहीं हो गई, मोनोसोमी तो नहीं हो गई, हेट्रोसोमी तो नहीं हो गई। मोनोसोमी क्रोमोसोम का लॉस्ट हो जाना, हेट्रोसोमी क्रोमोसोम नंबर का चेंज होना, 46 है तो 45 तो नहीं हो गए, 44 तो नहीं हो गए, 47 तो नहीं हो गए। क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक ट्रांसलोकेशन तो नहीं हो गई, इन्वर्जन तो नहीं हो गई, डुप्लीकेशन तो नहीं हो गई, डिलीशन तो नहीं हो गई। तो ये सारे चीज़ें होती हैं, ये आपको पता करवाती हैं कि ये किस तरह से आपके पर्टिकुलर क्रोमोसोम जो है वो उसके अंदर क्या ख़राबी हो रही है। अब करते क्या हैं, बहुत ईजी है। ब्लड सेल्स आर सेंट्रीफ्यूज, वाइट एंड रेड ब्लड सेल्स आर सेपरेटेड। ब्लड सेल्स को क्या कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल देते हैं। आपको पता है सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वो मुख्तलिफ स्पीड पे जब स्पिन करवाई जाती है तो डेंसिटी के अकॉर्डिंगली जो है वो मुख्तलिफ सेल्स के ऑर्गेनेल्स अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने वाइट और रेड ब्लड सेल्स को एक दूसरे से अलग अलग करना है, इस ब्लड में से वाइट और रेड ब्लड सेल्स को अलग करना है। अब इन्होंने जो काम करना है वो वाइट ब्लड सेल्स पे करना है, तो वाइट ब्लड या रेड ब्लड सेल्स, यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स आ गए, सेडिमेंट डाउन हो गए, तो फिर इस वाइट ब्लड सेल्स को इन्होंने दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले लिया। जब दूसरी टेस्ट ट्यूब में इन्होंने ले लिया तो इन्होंने इसके अंदर क्या डाल दिया, कॉल्चिसाइन। कॉल्चिसाइन एक ऐसी चीज़ है
जो देखें सेल्स, जब कोई भी सेल हो, चाहे वो रेड हो चाहे वाइट हो, वो डिवाइड कर रहा होता है कंटिन्यूसली, डिवीज़न हो रही होती है उसके अंदर। तो आपको पता है जब डिवीज़न हो रही होती है तो क्या बन रहे होते हैं, स्पिंडल फाइबर बन रहे होते हैं। सही है, ऐसे स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं जो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स को एक पोल से दूसरी पोल की तरफ लेकर जाने का काम करते हैं। यानी कि डिवीज़न होगी तो एक सेल से एक आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएं, हम डिवीज़न को रोकना चाहते हैं। हम सिर्फ सेल्स को नॉन डिवाइडिंग फेज़ में देखना चाहते हैं, मेटाफेज़ की तरफ नहीं ले जाना चाहते कि वो दो पोल की तरफ चले जाएं और हमें क्रोमोसोम जो हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सा क्रोमोसोम मिस हुआ, इसमें तो क्रोमोसोम चले जाएंगे ना अलग अलग पोल्स पे। तो क्रोमोसोम को अलग अलग पोल पे जाने से बचाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर को ब्रेक कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा केमिकल डाल दें जिसकी वजह से ना स्पिंडल फाइबर रहें और ना क्रोमोसोम मूव करके दूसरी जगह मूव कर सके। तो ये कॉल्चिसाइन जो होता है स्पिंडल फाइबर को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। तो स्पिंडल फाइबर ब्रेक हो गए तो इसका मतलब है डिवीज़न जो है वो रुक गई। जब डिवीज़न रुक गई तो फिर इन्होंने डिवीज़न रुकने के बाद इन्होंने एक स्लाइड प्रिपेयर कर ली, ब्लड का एक सैंपल लिया और उस सैंपल को लेने के बाद इन्होंने उसकी स्लाइड बना ली, उसको फ़िक्स कर लिया, उसको स्टेन कर लिया। फ़िक्स का मतलब क्या है कि मुख्तलिफ या तो मुख्तलिफ फिक्सेटिव आते हैं और कैनेडा बॉल्सम है और अल्कोहल है, 30% अल्कोहल, 70% अल्कोहल, और मुख्तलिफ़ क़िस्म के स्टेन आते हैं जिसकी मदद से स्लाइड ना सिर्फ स्टेन हो जाती है बल्कि फ़िक्स्ड भी हो जाती है, एक जगह पे फ़िक्स्ड हो जाती है। ये नहीं होता कि सेल जो हैं वो इधर से उधर मूव कर रहे हैं। हीटिंग के ज़रिए फ़िक्स कर ली जाती है स्लाइड, ताकि वो जब भी आप देखना चाहें वो आपको एज इट इज़ 1 साल बाद 2 साल बाद वो टेम्पररी नहीं होती, वो परमानेंट स्लाइड बना ली जाती है ताकि वो साल साल इस्तेमाल होती रहे। फिक्स्ड कर ली, स्टेन कर ली, ताकि क्रोमोसोम जो है स्टेन करने हैं तो क्रोमोसोम जो है वो स्टेन हो जाए। तो एसिटोकार्मिन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है स्टेनिंग के लिए। कैनेडा बॉल्सम है, हीटिंग के ज़रिए उसे फ़िक्स कर लिया, फिर उसे उस माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अच्छी वाली माइक्रोस्कोप है, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होती है। स्लाइड इज़ एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप, और फिर इसमें ये देखेंगे कि सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे थे लेकिन स्पिंडल फाइबर नहीं। ये सेल जो क्रोमोसोम है ये आपको इस तरह से नज़र आएंगे। क्रोमोसोम जब आपको इस तरह से नज़र आएंगे तो इन क्रोमोसोम जो स्लाइड में नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एक कैमरा होता है, कैमरा ल्यूसीडा। उस कैमरा ल्यूसीडा हमें तो कैमरा ल्यूसीडा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी टाइप के कैमरे भी होते हैं जिनकी मदद से स्लाइड की पिक्चर ले ली जाती है, और पिक्चर लेने के बाद, फ़ोटोग्राफ लेने के बाद, ये फ़ोटोग्राफ जो है वो इनलार्ज कर लिया जाता है, बड़ा कर लिया जाता है। और फिर बड़ा करने के बाद इसको कट अपार्ट किया जाता है, क्रोमोसोम की मैचिंग की जाती है। मैचिंग करने के बाद ये देखते हैं ये बहुत सारे क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, समझें 46 हैं। तो 23 जोड़े, 23 + 23, तो 23 जो हैं 22 पेयर जो हैं वो एक जैसे हैं, तो 22 पेयर बनाएंगे। यहाँ पे ये 22 जोड़े बनाएंगे मैचिंग कर करके। जैसे पज़ल में नहीं होता, ये मैचिंग कर रहे हैं, काट काट के ये काट लेंगे, फिर एक जगह रख देंगे, फिर इसकी मैचिंग ढूंढेंगे इसमें से, फिर ये एक जगह रख लेंगे, फिर मैचिंग ढूंढेंगे, फिर एक दूसरा जोड़ा बनाएंगे, फिर तीसरा। जैसे बच्चों को टास्क नहीं दिया जाता कि पज़ल बनाएं, तो फिर वो 22 जोड़े बना लेंगे एक जैसे। तो 22 जोड़े जब एक जैसे बना लेंगे और फिर एक उन्हें डिफरेंट मिलेगा तो वो एक तरफ रख देंगे, उसे एक्स का नाम दे देंगे, और उसकी मैचिंग नहीं मिलेगी तो उसे वाई का नाम दे देंगे। वाई छोटा सा है, एक्स बड़ा है। ये किसी और से मैच नहीं हो रहा था तो इन्होंने इसे ये सारे 22 जो हैं वो सेक्स ऑटोसोम्स हैं और ये सेक्स क्रोमोसोम है। अब इसमें ये देखेंगे मैचिंग, क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड बाय मैचिंग, बेंडिंग एंड अरेंज बाय साइज एंड शेप। मैचिंग करेंगे, बैंडिंग, ये जो बैंड आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जीन्स के बैंड है। किसी में बिल्कुल इसी तरह का बैंड होगा तभी मैचिंग होगी, तभी पेयरिंग होगी, ऐसे नहीं होगा। शेप होगी एक जैसी तब मैचिंग होगी, बैंडिंग होगी, साइज़ होगा, बैंडिंग जीन्स एक
जगह बैंड होंगे तब मैचिंग होगी, ऐसे मैचिंग नहीं होगी। मैचिंग करने के बाद देखेंगे तो नॉर्मल इंडिविजुअल है, इसमें कोई ख़राबी नहीं हुई, इसका कैरियोटाइप नॉर्मल है। अगर यहाँ पे आपको 46 तो होते हो, 46 के साथ आपको जो 10वें वाले हैं इसके एक बिल्कुल मैचिंग का एक और भी मिल रहा होता है ऐसा, तो ये ख़राबी आई हुई है। कहीं पे यही टूटा हुआ है, क्रोमोसोम का टुकड़ा टूटा हुआ है, कहीं पे एक्स्ट्रा डुप्लीकेशन हुई हुई है, किसी का साइज़ बढ़ा हुआ है, तो फिर वो एबनॉर्मेलिटीज़ है। वो इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लग जाए तो डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम का टुकड़ा हट जाए तो डिलीशन, अरेंजमेंट ABCD है तो CDEF हो जाए तो इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन A का Z में लग जाए, Z का A में लग जाए, मोनोसोमी हो जाए, एक पेयर है तो इसमें से 2n-1 हो जाए, ये मोनोसोमी है, यहाँ पे सिर्फ एक ही रह जाए, किसी में 2n+1 हो जाए, ये होती है ट्राइसोमी। ये अमूमन 21वें पेयर के साथ होती है, इसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। फिर यहाँ XXX हो जाए, XXX हो जाए, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाए, X0 हो जाए, फीमेल तो हो लेकिन उसका X ही गायब हो जाए तो X0, ये टर्नर सिंड्रोम हो जाए, ये है मोनोसोमी। 2n-1, 46-1, 45, ट्राइसोमी 2n+1, 46+1, 47। तो ये कैरियोटाइप था। ये मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें ताकि आपका जो बॉटनी है वो जल्द से जल्द कवर हो सके। मैं भी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं वीडियो डालूँ ताकि आपका सिलेबस जो है वो आगे की तरफ बढ़ सके। अल्लाह हाफ़िज़। और 5 ईयर के अकॉर्डिंगली इसकी तैयारी होती है और मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस होती हैं, 1 मार्क्स की, 2 मार्क्स की, MCQs आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका पढ़ें और आप वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।